हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह बीए भाग थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, जिसमें हम रिकार्डो के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में प्रमुख रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के उद्देश्य क्या हैं, प्रस्तावना और तुलनात्मक लागतों का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, ये देखेंगे। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ेंगे। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या, रिकार्डो द्वारा व्यापार लाभ का विश्लेषण, रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना, रिकार्डो के सिद्धांत का आनुभाविक प्रमापीकरण, प्रमुख शब्दावली और अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न देखेंगे। उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों में रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत सबसे प्रमुख माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को सदैव इस प्रश्न का उत्तर देना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, दूसरा किन दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है, तथा आपस में व्यापार करने वाले राष्ट्रों को क्या क्या लाभ होते हैं तथा इन लाभों का वितरण कैसे किया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का मानना है कि उत्पादन लागतों में भिन्नता व्यापार को जन्म देती है। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत भिन्नता को व्यापार का आधार माना, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में किसी वस्तु का उत्पादन निरपेक्ष रूप में कम लागत पर कर सकता है, जबकि दूसरा राष्ट्र दूसरी वस्तु के उत्पादन को निरपेक्ष रूप में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। अतः स्मिथ के मत के अनुसार व्यापार का कारण दो देशों में वस्तु की उत्पादन लागत में निरपेक्ष अंतर है। डेविड रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरपेक्ष लागत अंतर को अपर्याप्त बताया और यह तर्क दिया कि दो देशों के बीच व्यापार का आधार सापेक्ष या तुलनात्मक लागत अंतर है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के विचारों में यह समानता है कि दोनों उत्पादन लागत में केवल श्रम लागत ही मानते हैं। उनके मतानुसार उत्पादन के साधनों में केवल श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन होता है। इसके पश्चात हेबर्लर ने इस श्रम लागत सिद्धांत के स्थान पर अवसर लागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों में, जिसमें मुख्यतः हेक्सर व ओलिन ने अवसर लागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए तुलनात्मक लागत सिद्धांत को एक नए परिवेश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। हेक्सर ओलिन ने तुलनात्मक लागतों को व्यापार का आधार माना और इसमें अंतर के लिए विभिन्न देशों में उपलब्ध भिन्न मात्रा में साधनों की निधि को आधार माना। अगले चैप्टर में हम हेक्सर ओलिन के सिद्धांत को भी देखेंगे। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में प्रकाशित हुई थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शुद्ध सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। रिकार्डो ने स्वतंत्र व्यापार की मान्यता के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लिए लागतों के निरपेक्ष अंतर की बजाय सापेक्ष अंतर की आवश्यकता है। रिकार्डो ने यह तर्क दिया कि एक ही राष्ट्र दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष दृष्टि से कम लागत पर तैयार कर सकता है, लेकिन यहाँ दोनों वस्तुओं की तुलनात्मक अनुपात दूसरे राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली दोनों वस्तुओं की लागत अनुपात से तुलना करने पर एक वस्तु में सापेक्ष रूप से कम लागत वाला और दूसरा राष्ट्र दूसरी वस्तु में कम लागत वाला होगा। ऐसी स्थिति में जिस राष्ट्र की जिस वस्तु में सापेक्ष लागत कम है, विशिष्टीकरण करके उस वस्तु का निर्यात करेगा तो उसे लाभ प्राप्त होगा और इसे तुलनात्मक सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। पहली मान्यता है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, फलतः वस्तु की कीमत उस वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम लागत को बताती है। श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। तीसरा, उत्पादन के साधन देश के अंदर पूर्णतया गतिशील परंतु अन्य देशों के लिए पूर्णतया अगतिशील होते हैं। उत्पादन में स्थिर लागत प्रतिफल अनुपात नियम लागू होता है, अर्थात उत्पादन की मितव्यताएं और अमितव्यताएं नहीं पाई जाती हैं। यह सिद्धांत दो देश, दो वस्तुओं और एक साधन श्रम का अध्ययन करता है, अर्थात रिकार्डो का मॉडल 2x2x1 का है। व्यापार में परिवहन लागतें नहीं होती हैं। वस्तुओं की कीमतें उनकी वास्तविक उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती हैं। वस्तु व सेवा के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या।
अपने सिद्धांत को समझाने के लिए रिकार्डो ने दो राष्ट्र क्रमशः इंग्लैंड और पोर्चुगल तथा दो वस्तुएं शराब व कपड़ा लिया। रिकार्डो ने सर्वप्रथम यह बताया कि पोर्चुगल दोनों वस्तुओं शराब एवं कपड़ा बनाने में निरपेक्ष श्रम लागत के अनुसार इंग्लैंड से अधिक लाभ की स्थिति में है। जैसा कि इस तालिका में बताया गया है, पुर्तगाल को शराब और कपड़ा दोनों वस्तुओं के निर्माण में कम निरपेक्ष श्रम लागत वहन करनी पड़ती है। पुर्तगाल को 1 इकाई शराब बनाने में श्रम लागत 80 घंटे लगती है और इंग्लैंड को शराब के 1 इकाई उत्पादन में 120 घंटे लगते हैं, जबकि पोर्चुगल को 1 इकाई कपड़े के लिए 90 घंटे लगते हैं और इंग्लैंड को 1 इकाई कपड़े के लिए 100 घंटे लगते हैं। इस तालिका से यह स्पष्ट है कि पुर्तगाल में शराब व कपड़ा दोनों के उत्पादन में श्रम लागत इंग्लैंड की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम है। एडम स्मिथ ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों में व्यापार को लाभप्रद नहीं मानता, किंतु रिकार्डो ऐसी स्थिति में व्यापार को लाभदायक बताते हैं। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उत्पादन में अवसर लागत सिद्धांत का उपयोग किया। अवसर लागत का अभिप्राय है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए अन्य वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। हैबर्लर ने बाद में अवसर लागत सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। अवसर लागत के आधार पर इस तालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि पोर्चुगल में शराब की अवसर लागत होगी 0.89, इंग्लैंड में होगी 1.20। पुर्तगाल में कपड़े की अवसर लागत है 1.12 और इंग्लैंड में 0.83। एक राष्ट्र किसी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ की स्थिति में तब होगा जबकि उस वस्तु की अवसर लागत वहां अन्य राष्ट्र की तुलना में कम हो। इस तालिका में यह बताया गया है कि शराब के उत्पादन में पुर्तगाल को इंग्लैंड की 1.20 की तुलना में केवल 0.89 श्रम इकाई लगानी पड़ती है, जबकि दूसरी ओर कपड़े के उत्पादन में इंग्लैंड को केवल 0.83 श्रम इकाई लगता है। पुर्तगाल में यह लागत 1.12 है। इस प्रकार पुर्तगाल को तुलनात्मक लागत लाभ शराब के उत्पादन में है, जबकि इंग्लैंड को यह स्थिति कपड़े के उत्पादन में प्राप्त होती है। रिकार्डो ने यह बताया कि यदि पुर्तगाल शराब का उत्पादन करके इंग्लैंड को निर्यात करता है तथा इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन करके पुर्तगाल को निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों को व्यापार से लाभ होगा। इस उदाहरण के अनुसार पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, क्योंकि 80 120 से कम है तथा 90 100 से। रिकार्डो ने अपने शब्दों में यह बताया कि इंग्लैंड में कपड़े की 1 इकाई का उत्पादन करने हेतु 100 घंटे श्रम का उपयोग किया जाता है, जबकि 1 इकाई शराब के उत्पादन की लागत 120 घंटा है। पुर्तगाल में 1 इकाई शराब के लिए 80 घंटे श्रम व 1 इकाई कपड़े के लिए 90 घंटे श्रम प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी देश के 2 जिलों में लागत संरचना इसी रूप में होती है तो सारी वस्तुएं उसी जिले में उत्पादित की जाएंगी जहां लागतें कम हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधारणतया उत्पादन के साधनों का एक देश से दूसरे देशों में स्थानांतरण संभव नहीं है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन अवश्य होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पुर्तगाल को कपड़े के उत्पादन हेतु 0.90 श्रम की आवश्यकता होती है और शराब की 1 इकाई के लिए 0.67 श्रम की आवश्यकता है। इसलिए वह शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। इसके विपरीत इंग्लैंड को निरपेक्ष लागत अधिक होने के बावजूद तुलनात्मक लाभ कपड़े के उत्पादन में है, अतः वह उसमें विशिष्टीकरण करेगा। इस विशिष्टीकरण के अनुसार यदि आंतरिक व्यापार की शर्तें देखी जाएं तो आंतरिक व्यापार होने पर इंग्लैंड में 1 वाइन की यूनिट बराबर 1.2 यूनिट क्लॉथ प्राप्त होता है, जबकि पुर्तगाल में 1 यूनिट वाइन बराबर 0.89 कपड़े की यूनिट होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर इंग्लैंड 1.2 यूनिट कपड़े से कम 1 यूनिट शराब की इकाई के लिए देने को तैयार होगा व पुर्तगाल 0.89 इकाई से अधिक कपड़ा प्राप्त होगा। जब तक 0.89 से लेकर 1.2 यूनिट के बीच विनिमय अनुपात होता है, दोनों देश विशिष्टीकरण जारी रखेंगे। रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अत्यधिक सरल तथा अव्यवहारिक बताया। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्न हैं। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, रिकार्डो ने उत्पादन प्रक्रिया में केवल एकमात्र साधन श्रम को ही माना है। वस्तुतः किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम के अलावा पूंजी, भूमि, अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही श्रम को समरूप बताया। यह भी गलत है, क्योंकि कोई 2 श्रमिक अपनी कार्यकुशलता में समान नहीं होते हैं तथा एक श्रमिक
सभी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में भी समान रूप से कार्यकुशल नहीं होता, यह अवास्तविक लगता है। दूसरा, रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का आधार श्रम लागत के अंतर को बताया। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को होना बताया, जो गलत है। उत्पादन लागत में अंतर अनेक तत्वों के कारण होता है, जिसमें श्रम केवल एकमात्र तत्व होता है। तीसरी आलोचना है, तकनीकी ज्ञान के बारे में रिकार्डो ने यह बताया कि एक देश दो वस्तुओं के उत्पादन में एक ही तकनीक का उपयोग करता है। यह गलत जान पड़ता है, क्योंकि अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग तकनीक का प्रयोग होता है। यह बात जरूर सही जान पड़ती है कि दो राष्ट्र में एक ही वस्तु के उत्पादन में पृथक पृथक तकनीक उपयोग करेंगे। यह इसलिए संभव है क्योंकि तकनीक के प्रसारण और विदोहन में समय अंतराल महत्वपूर्ण होता है। फिर भी इस मान्यता को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया और कहा कि यह अवास्तविक है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता देश के अंदर होती है। यह मान्यता पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि बहुधा व्यवहारिक जीवन में यह देखने को मिलता है कि श्रमिक अधिक ऊंचे पारिश्रमिक का देने के बावजूद भी अपना परिवार और अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि दो देशों के संबंध में भी हम ये देखते हैं कि रोजगार के लिए श्रमिक दूसरे देश में चले जाते हैं। क्लासिकल मान्यताएं जैसे स्वतंत्र व्यापार, शून्य परिवहन लागत, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, यह भी अवास्तविक और अव्यवहारिक हैं, क्योंकि हर राष्ट्र अपने आयातों पर अनेक प्रतिबंध लगाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को भेजने में परिवहन लागत भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तथा हर राष्ट्र की सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाती है। सारांश, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ व रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्मिथ ने निरपेक्ष लागत के अंतर के सिद्धांत को और रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया और परिष्कृत किया। दोनों सिद्धांतों में व्यापार का आधार श्रम मूल्य सिद्धांत को माना गया। दो वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लागतों का विश्लेषण अवसर लागत के आधार पर किया गया। यद्यपि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया यह सिद्धांत बाजार व्यापार के आधारभूत ढांचे को स्थापित करता है, जिसके आधार पर बाद में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ज़्यादा वैज्ञानिक अध्ययन किए। रिकार्डो ने इस बात को बताने में असमर्थ रहे थे कि दो देशों के लागत अनुपातों में अंतर क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बाद में स्वीडन के दो अर्थशास्त्रियों हेक्सर और ओहलिन ने अपने सिद्धांत में दिया। इस चैप्टर के अंदर जो प्रमुख शब्दावली आई है, जिस पर आगे आने वाले समय में आप बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अति लघुत्रात्मक प्रश्न में इसका उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है श्रम मूल्य सिद्धांत। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में केवल श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना गया है, तथा श्रम ही लागत की उत्पादन की लागत होती है। निरपेक्ष लागत, उत्पादन में काम आगे साधन श्रम पर किया गया व्यय, जिसका अध्ययन दो देशों तथा दो वस्तुओं की निरपेक्ष इकाइयों के रूप में किया जाए। सापेक्ष लागत, उत्पादन के काम में आए साधनों पर किया गया व्यय, जिसकी तुलना दो राष्ट्रों के बीच तथा दो वस्तुओं के बीच की जाए। अवसर लागत, यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। एक वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने की अवसर लागत दूसरे वस्तु की जितनी इकाइयों के उत्पादन की लागत जो त्याग करनी पड़ती है। अभ्यास के प्रश्न इस चैप्टर में हो सकते हैं। फर्स्ट, एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत अपेक्षाकृत बेहतर सिद्ध हुआ है, समझाइए। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद।